सबकॉन्शियस मेमोरी। बहुत गहरे में मैंने माना हुआ है कि मैं हिंदू हूँ, मैं जैन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। बहुत गहरे में मैंने कोई घटनाएं मेरे साथ घटी हैं जिनका कोई प्रभाव मेरे ऊपर साथ में चलता है। मुझको ऐसे नॉइंगली पता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, लेकिन मेरे भीतर कोई असुरक्षा है, मेरे भीतर भय है। कोई आप देखोगे छिपकली से बहुत डरेगा, शेर से नहीं डरेगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग, किसी को ऊपर से गिरने का, तो बहुत सारे लोगों का ये सारी बहुत सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है कि बड़े होने के बाद तो वो जो अंदर में है मेरे पास, उसका प्रभाव सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छोटे बच्चे में देखेंगे तो जो कुछ उसके पास अभी दबा हुआ है, गहरे में है, प्रवृत्ति के रूप में है, वो अभी सामने नहीं है। अभी उसके पास जो जो सभी बच्चों में कॉमनली पाई जाती है कि सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, न्याय के याचक होते हैं, सत्यवक्ता होते हैं, इसका प्रभाव ज्यादा है। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छोटे बच्चे के साथ जो किया जा सकता है वो बड़ी उम्र के बच्चे के साथ मुश्किल हो जाता है। इसलिए तमाम महापुरुषों ने माना कि भाई बच्चों को संस्कार दो, छोटी एज में परिवर्तन आसान है, बड़ी एज में अनलर्निंग ही अपने आप में जान ले लेता है। तो ये सारी बातें कही गई। तो खैर, तो अब क्या हुआ, अब एक बच्चा जन्म लेता है। देखो, अब एक बच्चा जन्म लेता है तो हमने पहले भी चर्चा किया था कि जब एक व्यक्ति, एक मानव शरीर छोड़ता है, जब एक मानव शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ते समय अंतिम क्षणों में वो अपनी यात्रा का निष्कर्ष लेता है। आपकी जिंदगी में कोई एग्जाम्पल ऐसे आए हो सकते हैं, कुछ लोग मृत्यु से लौट के वापस आ जाते हैं, कुएं में गिर गए, नहीं मरे, और उस समय मान लिया एक बार कि अब जान खत्म हो गई। तो कोई एक्सीडेंट हुआ, जब ये स्वीकार लिया कि अब मामला खत्म हो गया और बच गए। ऐसे लोगों से आप पूछोगे कि लास्ट में क्या हुआ था, तो पता चलेगा कि लास्ट में उसको जो बहुत महत्वपूर्ण है वही याद आता है, जो उसको बहुत प्यारा होता है, अपना होता है। और लास्ट में निष्कर्ष आता है कि वे क्या निकला, सारी जिंदगी जिए, इससे क्या निकला। तो जो निष्कर्ष आया, तो शरीर के बारे में एक निष्कर्ष आता है कि शरीर, स्त्री शरीर चला रहा हूं कि पुरुष शरीर चला रहा हूं। तो शरीर के बारे में जो निष्कर्ष है वो अगली शरीर यात्रा के लिए आधार बन गया। और जो मैंने सुख दुख पाया उसके बारे में भी एक निष्कर्ष आ जाता है कि क्या ठीक रहा, क्या उपयोगी रहा, अनुपयोगी रहा। तो इस रूप में वो निष्कर्ष लेके वो आगे बढ़ गया। अब उसने बच्चे के रूप में फिर एक शरीर चलाना शुरू किया। तो जो पीछे का निष्कर्ष लेके आया है ये उसके पास रहता है। अब यदि ये जो निष्कर्ष लेके आया है ये नेगेटिव है, से फॉर एग्जाम्पल किसी ने मान लिया कि पैसा ही सब कुछ, किसी ने मान लिया कि दूसरों से ताकतवर होना ही सब कुछ है, दूसरों को डोमिनेट करना ही सब कुछ है। यदि किसी के पास नेगेटिव निष्कर्ष भी है और उसने जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार में उसको सकारात्मक वातावरण मिल गया, तो उसका नेगेटिव उस सकारात्मक वातावरण में घुल जाएगा। इतनी बड़ी चीज है, एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है कि वो जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार में एक श्रेष्ठ आचरण का वातावरण हो। ये इतनी बड़ी बात है कि उसके पूर्व के नेगेटिव संस्कार यदि सकारात्मक उसको मिल गया, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा है वो सब कुछ को पूर्ण मान के चलता है, अपने माँ बाप को भी पूर्ण मानता है, वो कोई चीज के प्रति अविश्वास नहीं करता, उसके पास अविश्वास नाम की चीज ही नहीं है। वो आग के प्रति भी उसको लगता है कि ये भी ठीक ही है, तो उसको कोई चीज के प्रति नेगेटिविटी नहीं। पिछली शरीर यात्रा से सकारात्मक निष्कर्ष लेके आया है। जैसे ऐसे बच्चे मिलेंगे परिवारों में जहां परिवार मांसाहारी है, बच्चा मांस को हाथ नहीं लगाता। जहां परिवार में ड्रिंक किया जाता है और ड्रिंक करने का माहौल भी है लेकिन बच्चा हाथ नहीं लगाता, या उसके दोस्तों के बीच में जाके, कॉलेज में जाते हैं तो आजकल चलन है ही है, सब ड्रिंक करते ही हैं, लेकिन आपको पूरे हॉस्टल में 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको कोई नहीं छू सकता है, जिनको कोई वातावरण नहीं छूता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि बचपन वाला भाग में यदि नेगेटिविटी लेके आया तो भी घुल जाएगा,
यदि सकारात्मकता लेके आया है वो कुछ दिन तक नेगेटिविटी को देखेगा, और यदि उसके पास सकारात्मकता है तो अपने घर के वातावरण को नकार के उससे आगे बढ़ जाएगा। बढ़िया, ये बात ध्यान में आ रही? ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जो अपने घर के नकारात्मक वातावरण को क्रॉस करके उससे आगे चले जाते हैं। मेरे को इसमें शामिल नहीं होना है, मेरे को ये नहीं करना है ना, ऐसा भी हम देखते हैं। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनती है कि एक बचपन में एक बच्चे के भीतर सारे चित्रण हैं, लेकिन उसका बचपन में यदि परिवार में सही वातावरण मिल गया तो सही वातावरण उसके नेगेटिव निष्कर्ष को भी ढक लेगा। यदि बच्चे के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सकारात्मक निष्कर्ष हैं तो परिवार के नेगेटिव वातावरण से प्रभावित होने की बजाय उसको लांग के उससे आगे चल देगा। अब हमने देखा जब मैं स्वयं को शरीर मान के चलता हूं, जब मैं स्वयं को शरीर मान के चलता हूं तब मेरा चित्रण कैसा है? जब मैं स्वयं को शरीर मान के चलता हूं तो मेरा सारा चित्रण सामान से सम्मान की तलाश में है। मेरा सारा चित्रण सुविधा से सुख की तलाश में है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कल चित्रण किया कि मेरे को एक जॉब चाहिए। जॉब में कैसी दृष्टि थी? प्रिय दृष्टि रहेगी, तो प्रिय दृष्टि रहेगी, इसको बोला PHL, प्रिय हित लाभ, इसको बोला NDS, न्याय धर्म सत्य। तो हमारे पास दो तरह की दृष्टियां हैं। एक दृष्टि की वो है जिसके आधार पे शरीर को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, दूसरी आधार पे जिसके आधार पे जीने का काम हो रहा है। तो ऐसी दृष्टि के आधार पर, ऐसा दृष्टि के आधार पर ऐसा चित्रण उभर गया। ऐसा चित्रण क्यों आया? जैसे किसी समय मेरे को लगता था कि 91 में कि 500 की जंप मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, है ना। उस समय सर्विस 4000 के आसपास, 3000 4000 ऐसे हुआ करते थे। तो कौन सी दृष्टि से आ रहा था? प्रिय दृष्टि से। कोई एक समय वो भी आया जब जॉब कैसे छूटे इस चिंता में 3 महीने में 3 kg वेट लॉस हुआ। केवल जॉब कैसे छूटे। कभी था कि जॉब कैसे मिले। क्या बदल गया? दृष्टि बदल गई। जॉब कैसे मिले, ये कौन सी दृष्टि? प्रिय दृष्टि, लाभ दृष्टि। जॉब कैसे छूटे, ये कौन सी दृष्टि? न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा में अब ये काम नहीं करना है, कुछ और सोचना है। तो जैसी दृष्टि होगी वैसा चित्रण निकल के आ जाएगा टोकरी में से। ये मेमोरी की टोकरी है, तो मेमोरी में से जैसी दृष्टि होगी वैसा चित्रण निकल के आ जाएगा। उस चित्रण को पाने के लिए विश्लेषण होगा, उसका आस्वादन होगा, उसका चयन होगा, एक्शन होगा। अब मैंने प्रिय दृष्टि के आधार पे जॉब पा लिया तो कार्य है कि व्यवहार है? कार्य है। उसके आधार पे कितनी तृप्ति मिलने वाली है? उसके आधार पे क्षणिक तृप्ति मिलने वाली है। क्षणिक तृप्ति से फाइनली अतृप्ति होने वाली है। इसलिए जॉब चेंज करो, इसलिए एक नई इच्छा, एक नई इच्छा, जॉब चेंज करो। तब तक 2-3 जॉब करके देख लिया, फिर समझ में आता है कि जॉब, तब तक घर वालों ने प्रेशर लगाया, भाई शादी वादी करो, बहुत हो गया तुम्हारा। फिर शादी का चित्रण। अब शादी का चित्रण कैसा होगा? है लड़का कैसा हो, लड़का कैसा हो? पैसे वाला, है ना। फिर कौन सी दृष्टि से किया? प्रिय दृष्टि से। ठीक है, तो प्रिय दृष्टि से तुलन किया, विश्लेषण किया, मामला जम गया, शादी हो गई। फाइनली क्या मिलने वाला है? क्षणिक सुख। क्षणिक सुख से फिर अतृप्ति, फिर एक नई इच्छा। तो कभी हम जॉब बदल रहे होते हैं, जॉब 1, जॉब 2, और कभी शादी भी बदलने का सोचते हैं, शादी 1, शादी 2। फिजिकली बदले या मानसिक रूप से बदले।
ये चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान से सम्मान की तलाश पूरी होगी। अपने चर्चा किया था कि एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती। और बच्चों को थोड़ा सा सेटल करो भाई। हाँ जी, बच्चों को आपको जाना पड़ेगा। एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती, एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती, है ना। बैंक में डकैती डालना था, डाल दिया, इच्छा पूरी हुई कि घटना पूरी हुई? इच्छा तो सुखी होने की है। कितना पैसा नंबर 2 का आ जाएगा कि आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जो असुरक्षा का भाव है उससे मुक्त हो जाएंगे? ये नहीं होगा। पैसा कितना भी आ जाए, जो दूसरों को देख के कंपैरिजन होता है और अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, बड़ा महसूस करते हैं, इसका इलाज पैसे से नहीं होता। और झंझट तो सारा उतना ही है ना। हम ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं? तो पैसा कमाने में झंझट नहीं है, लेकिन वो सुख तो दे हमको। तो जितना भी पैसा कमाया वो फाइनली किसी से कंपेयर करके अपने आप को छोटा महसूस किए तो झंझट ही हुआ, या किसी को छोटा महसूस करवाए। तो हमारा सारा काम इतना ही है कि या तो किसी को छोटा महसूस कराएंगे या हम छोटा महसूस करेंगे। छोटा महसूस कर गए तो और पैसा कमाएंगे या और बड़ा पद पाएंगे, फिर और दूसरों को छोटा महसूस कराएंगे। ये एक विशेष सर्किल। इससे ना हमको शांति, मेहनत तो हमने की, लेकिन जिस शांति के हम हकदार थे, जिस शांति के हम पात्र थे, वो शांति तो हमको नहीं मिली। तो इसलिए ये गेम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत आपके लिए सुखदायी हो, आपकी मेहनत आपको सुकून दे और आपको लगे जिंदगी की शाम होते होते या जीवन सफल हो गया, मजा आ गया। इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिविटी है इससे काम नहीं चलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सामान से सम्मान की तलाश और सुविधा से सुख की तलाश, यदि ये पूरा हो भी गया, ये इच्छा पूरी हुई कि घटना पूरी हुई? घटना पूरी हुई तो फाइनली अतृप्ति ही गले पड़ी, क्योंकि ये सुख की निरंतरता तक नहीं पहुंचा सकता। इस आधार पे फिर अंतिम ज्ञान हाथ में आ जाता है। अंतिम ज्ञान कैसे आ गया? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये अंतिम ज्ञान क्यों हाथ में आ गया? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर गलत है। तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर हर 6 महीने में अपडेट होता है, 3 महीने में अपडेट होता है। हमारा सॉफ्टवेयर 2500 साल पुराना है, कम से कम 2.5 से 5,000 साल पुराना है। इसका मतलब है कि अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो हम सही अर्थों में उसको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे बीच में हमारे ट्रस्टी जी, इस संस्थान के ट्रस्टी मौजूद हैं। तो भैया आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और शिविर के दौरान हम कई बार याद करते रहे कि वाकई में मैं भी जैसे देश भर में शिविर करता हूँ और बहुत सारी जगहों में करते हैं, लेकिन जो सुकून यहाँ पे है, यहाँ के वातावरण में जो एक ऐसा लग रहा है कि जिस तरह भाव है कि जमीन का प्रभाव है। लेकिन यहाँ शायद मैं तीसरी बार शिविर कर रहा हूँ, दूसरी बार ना, दूसरी बार। तो आपको खूब खूब धन्यवाद। खूब खूब नमस्कार। हर्षद भाई आप खड़े ही रहो। हर्षद भाई यहाँ जो पूरी संस्था के ट्रस्टी है, और भैया हर्षद भाई बहुत पॉजिटिव नेचर से, बहुत भी अगर ऐसा प्रोग्राम करना है तो कभी बना लेंगे। और जब आपने बोला कि यहाँ का जो वाइब्रेशन है मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है,
हर्षद भाई यहाँ के ट्रस्टी है और यहाँ के एरिया के वो पॉलिटिकल भी बहुत आगे एक अच्छे बिजनेसमैन, सक्सेस बिजनेसमैन है कि भी उनका सबका स्वागत है। तीर्थधाम प्रेरणापीठ कृष्ण भगवान स्थापित किया भूमि है तो उसका वाइब्रेशन तो रहेगा। इसके बाद 5 पांडव वो भी यहाँ पे रुके हुए हैं, इसने भी यहाँ पे यज्ञ किया हुआ है। सब कुछ कुंवारी का क्षेत्र जो बिंदु है उसका भी स्थापना 5 पांडवों के साथ में मिलके किया हुआ है। तो ये तीर्थ भूमि है। आपका सबका स्वागत है। आपकी संस्था है, आपकी संस्था, हम तो निमित्त मात्र है, हम तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप सबका साथ और सहकार, आप सबके चरण रथ यहाँ पे पड़े तो हमको भी खुशी हुई है। आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे हर हमेशा मिलता रहे, आप सबका वही भावना है। और आपने जैसे बताया हमको ऐसे आशीर्वाद चाहिए कि लास्ट मोमेंट में जो आपने अभी बताया कि लास्ट मोमेंट में परम कृपालु परमात्मा वो मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए, वही इच्छा है। कोई गलत रास्ते या नेगेटिव पॉजिटिव विचार नहीं आए, एक ही विचार आए, परम कृपालु परमात्मा उसका आशीर्वाद मिले। जय गुरुदेव। आभार चले। तो देखिए इससे ये तो समझ में आ गया कि जो अभी जिस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं उसमें सफल भी हो गए तो भी कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। इतना ही हुआ कि बड़ा मकान छोटा मकान, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, है ना, सुविधा कम सुविधा ज्यादा, पद छोटा पद बड़ा, लेकिन ये कुछ भी हमारे जीने तक को जिंदा रहने का सामान। ये आप बिल्कुल अपने दिल पे लिख के रखना कि जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। जीने की दुनिया अलग है, जिंदा रहने की दुनिया अलग है। ये क्लैरिटी हमारी रहेगी तो हम जीने की दुनिया की ओर चलते हैं। तो अब हम आगे सेकंड फेज शुरू करते हैं जब हम जीने की दुनिया की बात करते हैं। देखो कल हमने चर्चा किया खाली स्थान खाली नहीं। कल हमने चर्चा किया कि खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, पूर्ण है, सुख सागर है, सूक्ष्मतम है, पवित्रतम है, एक अद्भुत महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। ये इसी को हमने कहा कि संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है। इसी को हमने कहा कि ईश्वर, ठीक है भैया, थैंक यू। इसी को हमने कहा ईश्वर के रूप में पहचाना तो ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है। तो जिस निरंतर सुख की बात अपन कर रहे थे अब उसको ठीक से पकड़ सकते हैं कि जिस हमेशा रहने वाले सुख की बात कर रहे थे, देखो हमेशा क्या रहेगा। एक बात तो ये समझ में आ गई कि मैं हमेशा रहूंगा, शरीर हमेशा नहीं रहेगा। शरीर हमेशा नहीं रहेगा तो उसमें जो अनुभव का आनंद है वो बना रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि एक बार सशरीर अनुभव हो गया उसके बाद शरीर छूट गया तो अनुभव का आनंद बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, बना ही रहेगा। विचार आवश्यकता अनुसार होता है। अभी देखो अभी की स्थिति क्या है कि हमारे विचारों में समाधान नहीं है और लगातार इसने क्यों कह दिया, उसने क्यों कह दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, भविष्य में कैसा होगा, तो लगातार बहुत सारा विचार चलते रहता है। जब भूतकाल की पीड़ा नहीं है, वर्तमान से विरोध नहीं है, भविष्य की कोई चिंता नहीं है तो विचार अपने आप शांत हो जाता है। इतना अधिकार मैं मेरी तरफ से कह सकता हूँ कि मेरे को बहुत विचार करने की, बहुत ज्यादा विचार जैसा नहीं चलता रहता, क्योंकि ना कोई भूतकाल से पीड़ा है, वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ कर पा रहे हैं उसको और अच्छा करेंगे,
भविष्य जैसा, भविष्य को लेके ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको लेके कोई बहुत पीड़ा हो, कोई चिंता हो। परिवार में भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेके कुछ बहुत सोचने की आवश्यकता बने। पहले जब मैं ज्यादा घर से बाहर, तो मैं शुरू से ही रहता हूँ, पहले थोड़ा सा लगता था कि हर दिन शाम को फोन कर लूं पत्नी को, पत्नी नाराज मत हो जाए, है ना। अभी धीरे धीरे ये स्थिति आ गई है कि अब वो 2 दिन में कर लें कि 3 दिन में कर लें, कि उसने कर लिया कि मैंने कर लिया, आपको झंझट ही नहीं बचा। तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होता है, हमारे अपनों का भी मन स्थिर होता है। वो एक दिन में नहीं होता है ना। हम बिजनेस करते हैं तो रोज मेहनत करते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ता है। जीने का बिजनेस हमने कहाँ किया? बिजनेस मतलब जिसमें हम बिजी रहते हैं उसका नाम बिजनेस। पैसे कमाने का नाम बिजनेस नहीं। जिसमें हम बिजी रहते हैं उसका नाम बिजनेस है। तो आप जिंदा रहने में बिजी हो कि जीने की दुनिया में बिजी हो? तो अभी तो जिंदा रहने की दुनिया में बिजी है, अभी उसी को बिजनेस मानते हैं। लेकिन जब जीने में भी हमारा ध्यान जाएगा तो दोनों के संतुलन में हमारा ध्यान जाएगा। जिंदा रहना भी हमारी आवश्यकता है, जीना भी हमारी आवश्यकता है, और दोनों को साथ साथ मिलकर पूरा करेंगे तो अपने भीतर ना कोई घबराहट है, ना कोई झंझट है, ना दुख दुखी लगी रहती है, ना कोई पास्ट की पीड़ा है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं था सब कुछ, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे चीजें हैंडल होती गई, अपने में आराम आता गया। सूत्र क्या है? समस्त श्रम विश्राम के लिए। समस्त श्रम विश्राम के लिए है। हम जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं किस बात के लिए है? हम विश्राम पा जाए। विश्राम क्या है? समाधान ही विश्राम, और कुछ नहीं। इसी शिविर को चलाने के लिए मैं बहुत मेहनत किया करता था। अभी मैं मेहनत नहीं करता। जैसे बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब नई गाड़ी चलाते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, और हैंडल भी इतने जोर से पकड़ते हैं कि निकल के हाथ में ही आ जाए, और क्लच ब्रेक ऐसा दबाते हैं कि जैसे पता नहीं इसमें ध्यान लगा लगा है सब कुछ। और जब गाड़ी आ जाती है तो कैसे चलती है? गाना सुनते हुए चलती है, गाना गाते हुए चलती है, बात करते हुए चलती है ना। खाते हुए भी चलती है, खाते हुए भी चलती है, और बीच बीच में कई लोग तो सो भी जाते हैं। मैं जब जिंदगी में बहुत उलझा हुआ था, 91-2 की बात है, जॉब छोड़ा 92 में, तो मैं मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जाया करता था, और वो 25 किलोमीटर था दिल्ली में। अब मानसिक रूप से इतना ज्यादा उलझा हुआ रहता था कि नींद ही नहीं आती। और जब गाड़ी पे बैठता था ऑफिस जाने के लिए तो रास्ते में नींद की झुटकी आती थी। इतना जोर से नींद का दबाव आता था कभी कभी तो मैं दूर तक देख लेता था। मॉर्निंग में निकलते थे तो ट्रैफिक उतना नहीं रहता था, और कई सड़कें ऐसी थी जहाँ ट्रैफिक कम होता है। दूर तक देख लिया, अब आगे पीछे कोई नहीं है, वहीं आंख बंद कर लिया और गाड़ी चल रही है। ऐसा मैं किया हूँ। मोटरसाइकिल क्या करूँ है? माइक्रोस्कोप नाम तो देने में आप ये पढ़े लिखे होने का फायदा है। नैप ले लिया तो बिल्कुल मैं ऐसा कई बार, एक बार नहीं किया हूँ, कई बार किया। तो इसका मतलब है कि जब मानसिक रूप में उलझे रहते हैं तो ना नींद आ रही है, ना रेस्ट मिल रहा है, कुछ भी करते हुए जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो तमाम उठापटक चलती रहती है। और जब मन आराम में आ जाता है तो बिल्कुल आवश्यकता अनुसार सोचते हैं, ना किसी से कुछ ऐसा पाने का लालच है, ना किसी का भय है। तो जितना कुछ था तो धीरे धीरे अपना मन, तो ये अपना मन शांत होना भी एक तरह की मेहनत है, इसमें भी एक मेहनत लगती है, अपने आप नहीं हो जाता। भगवान जी अपने आप नहीं कर देते, ये उनका काम नहीं है, ये मेरा ही काम है। तो जो मेरा काम है वो मुझे को करना पड़ेगा। तो ऐसा ये प्रक्रिया हमारे ध्यान में आ जाए कि जिस तरह से बिजनेस भी हम सीखते हैं, कोई भी बिजनेस में थोड़ा सा अधिकार आने में कितने साल लग जाते हैं, एक नया बिजनेस शुरू करके, और उसमें थोड़ा सा खुश होने लायक स्थिति आने में कितने साल लग जाते हैं? 1000 डेज। अच्छा, ऐसे कैलकुलेशन है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, बहुत बढ़िया। 1000 डेज मतलब लगभग 3 साल, और ये बिल्कुल सही है। मैं अपने यहाँ खेत में देखता हूँ,
खेत में काम करने वाले श्रमिक लोग आते हैं, सब परिवार रहते हैं, उनके साथ एक ट्यूनिंग बैठने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। और मैं शादी के लिए भी ऐसी मांगता हूँ, जिन लोगों की शादी हुई है वो 3 साल इंतजार करते हैं, 3 साल एक दूसरे को समझ के सेट होने में लग जाता है। उसके पहले आप मैदान छोड़ के भाग गए तो पता नहीं आपका क्या होगा, और दूसरा मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि और करेला नीम चढ़ा मिलेगा, क्या मालूम। तो 3 साल एक दूसरे को दिया जाए, 3 साल एक दूसरे को समझने के लिए दिया जाए, तो एक मिनिमम लेवल की सेटिंग आती है, मिनिमम लेवल की स्टेबिलिटी आती है। ये अच्छी कैलकुलेशन है, ये सही कैलकुलेशन है। आप अदरवाइज भी देखोगे, मेरे को लगता है कि आप भी देखो, मैं भी ऐसा देखता हूँ मेरी जिंदगी में, कि 3 साल, 3 से 5, 3 से 4 या 5 साल में एक फेज बदल जाता है। 3 साल एक तरह का फेज चलता है, फिर एक दूसरा फेज चालू हो जाता है। जिंदगी में भी ऐसा होता है, तो प्लस माइनस, लेकिन ये उचित है। तो जब एक बिजनेस को थोड़ा सा खुश होने में 1 साल 3 साल लगते हैं, तो जिंदगी को क्या माना जाए भाई? फिजिकल चीज जिंदगी बिजनेस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि बिजनेस से सरल है? जिंदगी बिजनेस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कम से कम कुछ तो वेटेज दोगे उसको, डबल तो करोगे, कुछ तो करोगे। तो 3 साल तो मानोगे, 3 साल अपने आप को दीजिए, गलत नहीं है कैलकुलेशन। 3 साल पूरी इंटेंसिटी के साथ। फिर 4-4 साल के कोर्स करते हैं, हमने इंजीनियरिंग का कोर्स किया, आपने भी सबने कोई ना कोई पढ़ाई पढ़ी होगी, क्या आता है हाथ में? एग्जाम देने के बाद, फाइनल एग्जाम देने के बाद हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं, ध्यान देता है कि आज अपना 4 साल और आगे की यात्रा पे निकल जाता है। तो मैं कहता हूँ 4-4 साल हमने तमाम कोर्सेज में लगाए हैं, 3-3 साल ग्रेजुएशन में लगाए हैं, क्या हाथ में आया देख लीजिए। और यहाँ हम सोचते हैं कि 5 दिन में क्या बदल जाए। कहाँ गया वो तुम्हारा मियाँ? इधर है। आज मैं रूम से निकला तो सुबह सुबह इनके दर्शन हुए, तो सुबह सुबह शेयर कर रहे थे। बताओ, माइक दो। काफी ग्राउंडेड रहता है वो लॉजिक, ठोस होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो पूछ रहे थे कि ये सुनने से ऐसा क्या हो जाता है? और सुनने से नहीं होता है, क्या सुना इससे होता है, और कैसे सुना इससे होता है। ऐसे दुनिया में बहुत कुछ चलेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो हमारी जिंदगी को छूता है, जो हमारी अपनी ही जिंदगी है। और जैसे ही मेरे को मेरी जिंदगी मेरे सामने आ जाती है, तमाम छोटी चीजों को छोड़ के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इस बात के लिए तैयार हो जाता हूँ। ये एक ऐसा आईना है जहां आपको खुद ही दिख जाता है कि ये मेरा अधूरापन था। अभी हम रूटीन लाइफ में एक दूसरे की गलतियां बताते रहते हैं, यहाँ आके एक दूसरे की गलतियां बताने की बजाय अपनी गलतियां, अपना अधूरापन और अपनी संभावनाएं, अपनी गलतियां भी दिखती हैं और अपनी संभावनाएं भी दिखती हैं। संभावनाओं के सामने गलतियों को स्वीकारना आसान हो जाता है। जब केवल गलतियां दिखाई दें, संभावना ना दिखाई दे, तो गलतियों को स्वीकारने से और दुख होता है। जब संभावना भी दिख जाए, फिर गलतियां स्वीकारना आसान हो जाए। तो मेरे को लगता है
जो हम बात कर रहे थे कि मूल सुख कहाँ पे है, तो देखो अब ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास दो हाथ हैं। एक तरफ हमारे पास है कि शरीर में सुख है, दूसरी तरफ हमारे पास था कि ईश्वर प्राप्ति में सुख है। अब ईश्वर प्राप्ति चला गया रहस्य में, तो ईश्वर पकड़ में आता नहीं तो फाइनली शरीर ही पकड़ में आता। तो हम बात करते समय अध्यात्मवादी हैं और जीते समय भौतिकवादी। ये कंफ्लिक्ट भारतीय मानसिकता में मिलता है। इसका मतलब यह हुआ, तो अब जिसको कह रहे थे कि ईश्वर में सुख है और जीवन सुख को भोगने वाला है, ईश्वर और जीवन से सारे मैं और ईश्वर से सारे पर्दे उठ गए। मैं और ईश्वर का पूरा एड्रेस मिल गया और ये पूरी सृष्टि कैसे प्रकट हुई है। और जिस ईश्वर को हम सुख सागर कह रहे थे, वो सुख सागर केवल अनुभव तक अटका हुआ था, उसको हम व्यवसाय तक ले आए। क्या बोला? ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में और व्यवहार काल में न्याय के रूप में, व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। हम नियम पूर्वक चलते हैं, इसी का नाम समृद्धि है। हम न्याय पूर्वक जीते हैं, इसी का नाम उभय तृप्ति है। विचार काल में समाधान ही सुख है। अब ये इसमें से इंद्रिय सुख की कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब यह इंद्रिय सुख की कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये सुख सागर खुल गया तो ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये शुद्ध है। शुद्ध है मतलब सुख स्वरूप है। यदि इसकी झलक मिल गई, देखो मैं भी 20 साल से ये सब काम करता हूं। अब ये खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा से भरा हुआ है, ये एक सुख स्वरूप है, पूर्ण है, ये आंख से दिखता है। लेकिन पूरी सभा में सबसे ज्यादा खुश होने के क्षण वही रहते हैं जब ये खाली स्थान की चर्चा होती है। ये एक अद्भुत बात है। भाई हम शरीर हैं और शिविर में तो शरीर के भोग की कोई चर्चा हो नहीं रही है, बल्कि हर बार यही चर्चा हो रही है कि देखो भाई इसमें निरंतरता नहीं है। सबसे ज्यादा खुश आदमी कहाँ हो रहा है? तो मैं 20 साल से मैं इस बात का साक्षी हूं कि जब सभा में खाली स्थान मूल ऊर्जा है, खाली स्थान पूर्ण है, खाली स्थान अखंड है, पारदर्शी है, पारगर्मी है, शुद्ध नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है ना, और ये सुख सागर है। जब ये चर्चा आती है तो आदमी इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके बाद बात करने का मन नहीं बचता, बोलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसी भाव में बना रहे वही ठीक लगता है। शब्द फीके पड़ जाते हैं, चर्चाएं ढीली हो जाती हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका मतलब यदि ये रिपीटेडली होता है, यदि ये हर शिविर में रिपीटेडली यही घटता है, जबकि जो कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट है, मैं एब्स्ट्रैक्ट होते हुए भी एकम हूं, मैं एब्स्ट्रैक्ट होते हुए भी एकम हूं, लेकिन व्यापक वस्तु एकम भी नहीं है, वो तो असीम है, अखंड है। तो इधर हमारा जितना ध्यान चला जाता है और पूरी सृष्टि को हम प्रकटन के रूप में देखते हैं, तो पता चलता है ये ईश्वर एक ऐसी महिमा जो किसी को चलाता नहीं है, बनाता नहीं है, बिगाड़ता नहीं है ना, उसमें होने मात्र से सब कुछ चलता है, बनता है, बिगड़ता है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। तो ऐसा जितना ये महिमा हमारे ध्यान में आती है, उतना हमारा सोचना समझना विशाल होते जाता है। हर आदमी विशालता भी जीना चाहता है कि सिकुड़ के जीना चाहता है। ये विशालता वही है जिसको खाली स्थान कह रहे हैं। तो खाली स्थान को ना समझना ही जिंदगी का खालीपन है। ये बात पहुंची? खाली स्थान को ना समझना ही जिंदगी का खालीपन है। ये खाली स्थान रूपी महिमा से ओतप्रोत हो जाना, ये सुख सागर है जो हमेशा मुझ में बना ही रहता है। ये सुख सागर मुझ में बना हुआ है, फिर मेरे को खाना भी ठीक ही लगता है। फिर अच्छा लगने वाला भाग बना ही हुआ है, अच्छे लगने वाले भाग को बंद नहीं किया गया है। इंद्रियों की हत्या कर देनी है, ऐसा नहीं किया गया है।
इंद्रियों की पूजा करनी है ऐसा भी नहीं कहा गया। संज्ञानशीलता के प्रकाश में इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, अच्छा लगने वाला भाग बना ही रहता है, साथ में सुख सागर भी बना ही रहता है, आनंद के सरोवर में बढ़िया जिंदगी चलती है। बढ़िया, अभी ज्यादा क्लैरिटी हो रही है ना? अच्छा लगना और अच्छा होना क्या अंतर है? तो अच्छा होने का मतलब है अनुभव काल में आनंद और ये पूरी धारा बना हुआ है, साथ में अच्छा लगना का मतलब है फिर इंद्रियों को मैं किस बात के लिए इस्तेमाल करूंगा? फिर इंद्रियों को शरीर को बनाए रखने के लिए, नए शरीर पैदा होने के लिए, और इंद्रियों का नियंत्रण बना रहे सहज रूप में हम अच्छा लगने वाले भाग को भी बनाए रखते हैं और अच्छा होने वाला भाग भी बना ही रहता है। दो अलग अलग दुनिया है, दोनों साथ साथ है। कल आपने जो ईश्वर दर्शन ट्वेंटी 2023 भी पुराना हो ही जाएगा, तो उसको एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाए है, एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाए और उसका मतलब 12 बुक्स और उसका मतलब मिनिमम 3 महीना, वहां से यात्रा को शुरू किया जाए। क्योंकि ये बुक्स ऐसी हैं जिनको आप नहीं पढ़ पाओगे, आप घर में पढ़ोगे तो नहीं सफल हो पाओगे। बुक्स हिंदी में हैं लेकिन सारे मीनिंग डिफरेंट है। तो शिविर करने का और ये सारी प्रक्रिया का इतना ही मतलब है कि बुक्स को पढ़ के या आदरणीय नागराज जी को देखो, हमने, मैं तो कह रहा हूँ कि हम भी विद्यार्थी ही, तो हम अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट को फाइनली सुना जाए कि इनकम्प्लीट को सुना जाए? तो फाइनली कंप्लीट को ही सुना जाए। हमको सुनने का इतना ही मतलब है कि कंप्लीट को सुनने की योग्यता और कंप्लीट को सुनने की पात्रता हमारी बन जाए। तो आदरणीय नागराज जी का ऑडियो वीडियो तमाम उपलब्ध है, बुक्स उपलब्ध है। अनुभव मूलक अभिव्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उस जगह तक पहुंचने के लिए ये सारे प्रयास हैं। हम क्यों कर रहे हैं ये प्रयास कि हम भी वहां तक पहुंच जाए, इसलिए आराम से बिना किसी हाइप क्रिएट किए शांति से चला जा सकता। एक बार वो सॉफ्टवेयर आपके अंदर आ जाएगा, फिर अध्ययन की परिभाषा है ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। तो एक बार वो ज्ञान की रोशनी सेट होगी, वो सॉफ्टवेयर सेट हो गया, तो हमेशा लाइट, फोकस लाइट देता ही रहेगा, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और उसमें जो करेक्शन लगना होगा वो करेक्शन लगते रहता है। तो ऑटो करेक्शन प्रोसेस फिर जिंदगी भर चलता है और लगातार आप पाएंगे कि आप बेहतर हो रहे हैं, आप बेहतर हो रहे हैं। ऐसी बात। तो पहला स्टेप है कि सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाउनलोड हो जाए। देखो ये वो चीज नहीं है, देखो तमाम महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद का क्या मतलब? आशीर्वाद का इतना ही मतलब है कि ज्ञान के लिए आपके अंदर प्यास जग जाए। आशीर्वाद पाके निरंतर सुख नहीं पा जाएंगे, आशीर्वाद पाने से हमारे घर के सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बिना मतलब हमने आशीर्वाद की सीमा को, आशीर्वाद का अधिमूल्यन कर रखा है। आशीर्वाद से सब कुछ होता तो तुमको कल्पनाशीलता क्यों दी गई? यदि दूसरे के आशीर्वाद से सब कुछ होता तो आपको जो कल्पनाशीलता दी गई है वो क्यों दी गई? उसका भी तो कोई पर्पस होगा। तो मेरे को कल्पनाशीलता दी गई है, इसका मतलब है कि मुझ में समझने की असीम ताकत है और मैं संपूर्ण को समझ सकूं, उसके लिए आशीर्वाद समझने के लिए प्रेरणा है, आशीर्वाद समझने के लिए मनोबल है। चलना मुझको है, करना मुझको है, इसका कोई विकल्प नहीं है जी। कल एक बहन ने मुझे पूछा था कि भैया बार बार दर्शन का एक परिचय, तो दूसरे नाम से इसको कहते हैं जीवन विद्या परिचय शिविर। पर बोलचाल की भाषा में हम ऐसे ही बोल देते हैं कि जीवन विद्या शिविर। तो भैया जो लगातार बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो पूरा जीवन विद्या का जितना कैनवास है
जितना भी मटेरियल पूरा जितना समझने का विषय वस्तु है उसका नाम ही सॉफ्टवेर। गुजराती में कही दो, वारंवार जो सॉफ्टवेर शब्द उपयोग थाय छे एनो मतलब एवो छे कि आपणी अंदर जे पण पड्युं छे एनाथी आपणे दुनिया जोईए छे। मारी अंदर गायनुं चित्र पड्युं छे तो सामेथी गाय आवती हशे तो હું ઓળખી જઈશ। ભેંસનું चित्र पड्युं छे तो ભેંસ ઓળખી જઈશ। હું જંગલમાં કોઈ દિવસ ગયો જ નથી અને મેં વાઘ દીપડો ચિત્તો કદી જોયો જ નથી તો સામેથી આવશે તો હું ઓળખી શકીશ નહીં। તો આ શિબિરની અંદર આખા જીવન વિદ્યાનું જે વિષય વસ્તુ છે એનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો અને પરિચયમાં પણ ફોકસ રાખવામાં આવ્યું કે પતિ પત્ની સંબંધ ઉપર એનો કેવી રીતે ઉપયોગિતા થાય। તો આખું જીવન વિદ્યાનું વિષય વસ્તુ જે છે એ સમજવા માટે પાછળ પુસ્તકોની વાત કરવામાં આવી અને જુદા જુદી જગ્યાએ અધ્યયન શિબિરો થાય। જેમ આપણે નિશાળમાં જઈને ફિઝિક્સનું અધ્યયન કરીએ છીએ, કેમિસ્ટ્રીનું રસાયણ વિજ્ઞાનનું અધ્યયન કરીએ છીએ, એમ આપણું પોતાનું અધ્યયન કેવી રીતે થાય, માણસનું અધ્યયન કેવી રીતે થાય? તો બિલકુલ ક્લાસરૂમ જેવું જ હોય છે। હમણાં ક્લાસરૂમ જ છે 9 થી 6 વચ્ચે જમવાનું ભોજનનો 2 રિસેસ પડે 3 રિસેસ પડે, તો એવી જ રીતે અધ્યયનનું સત્ર થાય। તો પિરાનાનું જે ગ્રુપ બન્યું છે શિબિરાર્થીઓ એ ગ્રુપમાં સૂચના મૂકીશું, પુસ્તકો પણ પાછળ ઉપલબ્ધ છે। તો ભાઈ જે વારંવાર કહે છે અને હમણાં યયાતિ ભાઈએ મને એકદમ રોમાંચિત કરી દીધું કે 3 મહિના અધ્યયનમાં જવાની વાત। હું અહીંયા તમારી સામે એક એવા ઉપસ્થિત થયો છું કે 2012માં શિબિર મળ્યા પછી મારી સાથે અમે લોકો લગભગ 35 જણા ગુજરાતથી છત્તીસગઢ જતા હતા અધ્યયન માટે। દર 2 મહિના 15 દિવસ એવું 2 વર્ષ ચાલ્યું। પછી 1 વર્ષ હાપુર દિલ્હી ગયા, એમ કન્ટિન્યુઅસ આ 14 પુસ્તકોમાંથી પસાર કર્યા। એટલે આખું ચિત્ર અંદર બેસી હવે એને આધારે પછી રોજ જે કંઈ પ્રસ્તાવ આવે એની સાથે ડીલ કરવાનું સરળ થઈ જાય। એટલે એ આખું સમજવા માટે અધ્યયન છે। આપણે બધા માટે ગુડ ન્યૂઝ એ છે કે અમે આયોજનના ભાગરૂપે બેક ટુ બેક શિબિરો કરીએ છીએ। હમણાં પિરાના સંસ્થાના કેતનભાઈ મને મળ્યા, એમણે કહ્યું કે આપણે અહીંયા શિબિર કરવો છે, એના માટે શિક્ષકોનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરવું, એવું કરશું। એટલે લગાતાર આપણે ત્યાં અધ્યયનના વિકલ્પો છે ગુજરાતમાં, રાઈટ? એટલે બેક ટુ બેક શિબિરો પણ થાય છે, અધ્યયનના સત્રો પણ થાય છે રાજકોટમાં, નારગોલમાં, અમદાવાદમાં। સવારમાં રોજે બે સમય અને બીજા ઘણા સ્લોટ છે આખા દેશમાં જે અધ્યયન થાય છે ઓનલાઈન, એની બધી સૂચના આજે મૂકી દઈશું। તો સોફ્ટવેર એટલે અધ્યયન, ટોટાલિટીનો આખો કન્સેપ્ટ આખો એકવાર મનમાં જતો રહે પછી બહુ જ મજા આવે। અમારા પોતાની અનુભૂતિના આધારે મેં તમને કહ્યું। ધન્યવાદ। हाँ जी, तो अब क्या होगा? पति पत्नी का क्या होगा? क्या होगा? दोनों मिलकर अध्ययन करेंगे और दोनों खुद अपने सॉफ्टवेयर को करेक्ट करेंगे। जितना अपना सॉफ्टवेयर करेक्ट होता जाएगा उतना खुद के प्रति प्यार बढ़ता जाएगा, खुद के प्रति सम्मान बढ़ता जाएगा, खुद के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा। जब आदमी खुद को प्यार करेगा दूसरे को भी प्यार करेगा। जबरदस्ती गले में लटकने वाला काम है ना। कोई आपको गले भर ले ऐसे जोर से, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, वो छोड़े नहीं 1 घंटे, मार ही दोगे उसका। तो ऐसा करके ना, जो कुछ मेरे सुख का इलाज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सुख किसी दूसरे पे निर्भर है, ये गरीबी है हमारी। मेरा सुख जब भी किसी दूसरे का मोहताज है तो जान लीजिए कि दुख आसपास। तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखने का, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो। मेरे सुखी होने की व्यवस्था मेरे पास रहेगी। हाँ फिर ठीक है, अच्छा लगने वाले भाग में जो भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान है वो आवश्यकता अनुसार हो ही जाता है। चलिए, तो अब दूसरा काम शुरू करते हैं, न्याय धर्म सत्यवाद। तो आपको किसी ने, तो देखो इसको भी थोड़ा सा इसको ऐसे भी देख ले, मैंने पहले बनाया था, फिर से अब यहाँ बना देता हूँ। जैसे शरीर है, ब्रेन सहित शरीर, शरीर के माध्यम से हम कार्य करते हैं और व्यवहार करते हैं।
अब शरीर को चलाने वाली चीज मन है, मन को चलाने वाली चीज वृत्ति है, वृत्ति को चलाने वाली चीज चित्त है, चित्त को चलाने वाली चीज बुद्धि, बुद्धि को चलाने वाली चीज आत्मा है, और आत्मा आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहता है। स्थिति क्या है? सही स्थिति क्या है? सही स्थिति यह है कि आत्मा परमात्मा में अनुभूत है तो आत्मा ज्ञान संपन्न हो जाता है। आत्मा ज्ञान संपन्न होता है तो उस ज्ञान की रोशनी में बुद्धि समझ से संपन्न हो जाता है, पूरे अस्तित्व का समझ, पूरे जहाज की समझ। उसकी रोशनी में चित्त में जीने का स्वरूप आ जाता है, जीने का स्वरूप और उसकी योजना, उसके अनुसार वृत्ति में विश्लेषण करके कैसे जीना है, कैसे जीना है, उस पर काम शुरू हो जाता है। और मन के द्वारा शरीर से मैं जीता हूँ। शरीर का एक ही धंधा है, मन का एक ही धंधा है, सुख कहाँ से मिलेगा। वृत्ति का एक ही धंधा है, ये विचार करता है। चित्त का एक ही काम है, मुख्य काम है, ये इच्छा करता है। बुद्धि में समझ होता है। तो ज्ञान की जगह कहाँ है? आत्मा। तो भ्रमित मानव में आत्मा ज्ञान से संपन्न नहीं है, आत्मा में ज्ञान की प्यास है। तो बात ध्यान में है? भ्रमित मानव में आत्मा में ज्ञान की प्यास है, और ज्ञान की प्यास क्यों बनी हुई है? क्योंकि आत्मा परमात्मा में ऊर्जित है। आत्मा परमात्मा में ऊर्जित होने के आधार पर, है ना, उसमें ज्ञान की प्यास है। ज्ञान की प्यास का प्रभाव नीचे तक पड़ा रहता है। इसका इधर 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 समझ की प्यास है, इधर जीने के स्वरूप की प्यास है, जीने की योजना की प्यास है, इधर कैसे जीना है, उसके लिए क्या निर्णय लेना है, और मेरे को निरंतर सुख कैसे मिलेगा, यहाँ सुख की प्यास। तो ये ज्ञान की प्यास ही मानव में उचित अनुचित को पहचानने के रूप में बनी रहती है ना, सही गलत को पहचानने के रूप में बनी रहती है। तो इस रूप में ये प्यास बनी हुई है। अब देख लीजिए हम सबकी स्थिति कैसी है। हम ज्ञान संपन्न है कि ज्ञान की प्यास है? हम निरंतर सुख से संपन्न है कि उसकी प्यास है? हम उचित अनुचित को बिना किसी शंका के कभी भी हमेशा के लिए समझते हैं कि यह शंका होती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या ठीक है क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या उचित है क्या अनुचित है, मेरी गलती कहाँ थी उसकी गलती कहाँ थी, क्यों ये सब ऐसे चल रहा है, क्यों ये लोकतंत्र ऐसे चल रहा है, क्यों ये बाजार ऐसे चलता है ना। इन तमाम चीजों को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि अभी तो मामला कंफ्यूजन में है। तो कंफ्यूजन का मतलब ही है कि आत्मा ज्ञान से संपन्न नहीं है, बुद्धि में बोध नहीं है, चित्त में जीने का स्वरूप नहीं है, इसलिए वृत्ति में विचार जीने का विचार नहीं है, इसलिए मन में सुख नहीं है। अब आत्मा ज्ञान से संपन्न हो गया तो आत्मा का प्रभाव पूरे जीवन पे पड़ा ही रहता है। आत्मा के अनुसार बुद्धि चलती है, बुद्धि के अनुसार चित्त चलता है, चित्त के अनुसार वृत्ति चलता है, वृत्ति के अनुसार मन चलता है, मन के अनुसार शरीर चलता है, और शरीर से हम कार्य और व्यवहार करते हैं, और व्यवहार में न्याय प्रमाणित होता है और कार्य में समृद्धि प्रमाणित होती है। ये ज्ञान संपन्न सीक्वेंस है। अभी हमारी स्थिति कैसी है? ऊपर वाला तो कुछ है नहीं। हमारी स्थिति ये है कि मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ। मन जब तक शरीर के साथ तदाकार नहीं होता है तब तक शरीर को नहीं चलाता है। शरीर के साथ तदाकार होता है, खुद को शरीर ही मान लेता है। जैसे गाड़ी चलाते हुए हम खुद गाड़ी का एक हिस्सा हो जाते हैं। भाई जो मालिक है उसने ड्राइवर रखा हुआ है, ड्राइवर क्या है? गाड़ी का एक पार्ट, तब तो गाड़ी चलती। तो पार्ट सहित गाड़ी है, गाड़ी अकेले खड़ी रहेगी तो गाड़ी खड़ी है।
तो जब मैं शरीर के साथ में तदाकार होता हूँ, मैं स्वयं शरीर के स्वरूप में हो जाता हूँ। तो मैं शरीर के स्वरूप में हो जाता हूँ, तो मैं शरीर की संवेदना से प्रभावित हो जाता हूँ। कार मुझको प्रभावित करती है कि मैं प्रभावित होता हूँ? मैं प्रभावित होता हूँ। तो मैं शरीर की संवेदना से प्रभावित हो गया, मन शरीर से प्रभावित हो गया। अब ये रिवर्स गाड़ी शुरू हो गई। होना क्या था? मन शरीर को चलाता है। हुआ क्या? शरीर ने मन को चलाना शुरू कर दिया, या शरीर के अनुसार मन ने चलने को स्वीकार किया। शरीर के अनुसार मन ने चलने को स्वीकार किया। अब स्वीकार लिया तो मन में अपेक्षा पैदा हो गई, इंद्रिय संवेदना की, इंद्रिय सुख पाने की। अब मन वृत्ति को बोलता है कुछ करना, वृत्ति चित्त को बोलता है कुछ देखना, चित्त बुद्धि को पूछता है हो सकता है क्या? सही बात है ना? ऐसे ही किसी ने कहा, आप हमारे घर की बात कैसे जानते हैं? सब में ऐसे ही होता है। ये समझ में आने से बड़ा मामला इंटरेस्टिंग होता है। और देखो, शरीर को देखने वाला मैं हूं। जब मैं शरीर को देख रहा हूं तब मैं मन हूं। मन को देखने वाला वृत्ति। जब मैं मन को देख रहा हूं तब मैं विचार। मुझको पता चलता है ना अभी मेरे अंदर क्या सुख की अपेक्षा जगी हुई है, उस समय में विचार। जब मैं विचार को देखता हूं तब मैं चित्त हूं। जब मैं चित्त को देखता हूं तब मैं बुद्धि हूं। जब मैं बुद्धि को देखता हूं तब मैं आत्मा। फाइनली मैं आत्मा हूं। इसलिए क्या बोलते हैं? मेरा शरीर मतलब मैं शरीर नहीं हूं। मेरा मन इस काम का नहीं कर रहा है तो मैं मन नहीं हूं। मेरे विचार, मैं विचार नहीं हूं। मेरी इच्छा, मेरी समझ, मैं इच्छा भी नहीं हूं, समझ भी नहीं हूं। फाइनली ये भी मेरे साधन है। इसलिए शरीर और शरीर के अलावा गाड़ी, मकान, जितने भी साधन हैं, इनको बहिरंग साधन कहा गया, इनको बाहरी साधन कहा गया। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को अंतरंग साधन कहा गया। मैं आत्मा हूं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि अंतरंग साधन है। ये जीवन के अंदर ही 5-4 क्रियाएं और हैं, 4 पार्ट और हैं। और शरीर मेरा बहिरंग साधन है, बाहरी साधन है, लेकिन कुल मिला के साधन है। तो ऐसा मैं अपने में क्रिया को पहचानने लगता हूँ। अब क्या हो गया? रिवर्स साइकिल शुरू हो गई। रिवर्स साइकिल शुरू हो गई तो बुद्धि का एक ही काम है। अब बुद्धि बोध संपन्न है कि बिना बोध के है? बिना बोध के है। आत्मा ज्ञान संपन्न है कि बिना ज्ञान के है? तो ऐसे मानव में आत्मा में ज्ञान की प्यास, बुद्धि में समझ की प्यास। समझ का मतलब है कि मैं किसी निश्चितता को पहचान लेता हूं। अभी हमारी जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं हो रहा है। कभी कैरियर लेके, कैरियर क्या करूंगा, कभी जिंदगी में क्या करूं, व्यवहार करूं, सम्मान करूं, नहीं करूं, हर जगह अनिश्चितता है। यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग का एक ही मतलब है कि हर जगह निश्चितता आ जाती है। तो बुद्धि में निश्चितता की प्यास है, इच्छा में निरंतरता की प्यास है। इसलिए हर इच्छा निरंतर सुख के अर्थ में है। तो बुद्धि में अभी बोध नहीं है। बुद्धि में बोध नहीं है, और जब चित्त बुद्धि से पूछता है कि कर लूं क्या, वो असहमत हो जाता है। क्योंकि सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, क्या ये सहअस्तित्व के अर्थ में है? जो सहअस्तित्व के अर्थ में नहीं है, बुद्धि में बोध नहीं है, इसलिए वो मार्गदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो असहमत हो जाता है, चुप रह जाता है। घर में मामा से पूछूंगी कि कर लूं क्या, जवाब नहीं देती। अब क्या हो गया? सहमति नहीं मिली तो हमारा आधा जान निकल गया। यार तो हाँ नहीं बोलते, कुछ बोलना, बोलते नहीं। तो ऐसी बुद्धि चुप रह जाती है। बुद्धि चुप रह गया
तो चित्त को ऊपर से सहमति नहीं मिली, इसका नाम असंतोष। तो इच्छा के लेवल पे असंतोष, ऐसा असंतोष चित्त से जब वृत्ति समर्थन चाहता है, क्योंकि जीवन में ये महिमा है कि इच्छा के बिना होगा कुछ नहीं। जैसे मैंने बाहर कोई पोस्टर देखा, कार का पोस्टर देखा, वो कार का पोस्टर देख के मेरे को पसंद आ गया। पसंद आने से काम नहीं चलेगा, जब तक वो इच्छा में नहीं जाएगा तब तक मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा। तो उस पोस्टर को इच्छा बनना होगा। क्या हुआ, मैंने बाहर एक पोस्टर देखा, पोस्टर किसने देखा? मन ने देखा। मन उस पोस्टर से प्रभावित हो गया, तो उस पोस्टर को पसंद कर लिया। ये काम मन में हो गया। अब विचार को बोलता है कुछ देखना, कुछ हो सकता है क्या? उसको बोलता है कुछ देखना, कुछ हो सकता है क्या? तो जब तक वो इच्छा में नहीं जाएगा तब तक मैं उसके लिए करूंगा कुछ नहीं, इच्छा पूर्वक ही कुछ करूंगा। इसलिए ऐसा चित्त जो अपने में असंतोष के साथ है, असंतोष के साथ है मतलब इच्छा सही है कि गलत है, पूरी होगी कि नहीं होगी, इसका नाम असंतोष। ऐसी भ्रमित इच्छा के आधार पे जब मैं विचार करूंगा तो विचार कैसा होगा? विचार में कंफ्लिक्ट होगा, तो उसका नाम अशांति। ऐसे अशांत विचारों के बावजूद इच्छा तो बनी हुई है, करना तो है, कर डाला तो ये आशा निराशा के बीच में झूलता रहता है और फाइनली अतृप्ति को पाता है। तो रिजल्ट के जीने के लेवल पे अतृप्ति, मन के लेवल पे आशा निराशा, विचारों के लेवल पे अशांति, चित्त के लेवल पे, इच्छा के लेवल पे असंतोष, इसी को बोला यही जीते जी नर्क। कहां पहुंचे हे नर्कवासियों? नर्क का निर्माता कौन है? मैं स्वयं। मैंने बहुत मेहनत करके नर्क बनाया। आओ मेरे नर्क में, तुम मुझसे मिलने आओ। कोई आता नहीं है तो बोले लोग पसंद नहीं करते हैं मेरे को, लोग मेरे को चाहते नहीं है, नर्क में कौन आए? बढ़िया, स्वर्ग में आना। अब हमको क्या मालूम स्वर्ग का? आज कहां पहुंचे? बोल नहीं पा रहे। कहां पहुंचे? नर्क। नर्क में रहना है कि स्वर्ग में चले? स्वर्ग में चले। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? देखो, अब स्वर्ग क्या है? स्वर्ग को पकड़ते हैं। आपको किसी ने शिविर में धक्का मार दिया, सामाजिक रूप में जो लोग आते हैं चाहे कोई धक्का ही मारे, लेकिन फाइनली उनकी अपनी सहमति होती है तो ही आते है ना। तो जब आते हो तो सुनना है, ये आप सहमति के साथ में आते हो, क्योंकि आप अपना पैसा लगा के आए हो, अपनी छुट्टी लेके आए हो, अपना समय निकाल के आए हो, तो अपने समय को भी अब जा रहे हैं तो फिर हमको सुनना है। क्या सुनना है? क्या सुनना है? न्याय धर्म सत्य को सुनना है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? चारों अवस्थाओं में संतुलन, सब कुछ ठीक हो सकता है। धर्म क्या है? निरंतर सुख हो सकता है। मानव धर्म क्या है? सुख की निरंतरता। न्याय क्या है? संबंधों में जिया जा सकता है। तो बार बार ये भाषा आपके पास आती है कि संबंधों में जिया जा सकता है, सुख की निरंतरता हो सकती है और सब कुछ ठीक हो सकता है। चाहे ये लोकतंत्र है, इसकी उसकी प्रॉब्लम है, चाहे बाजार है, चाहे अंतरराष्ट्रीय संबंध है, सब कुछ ठीक हो सकता है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है। तो आप सुनना शुरू करते हो और जो
एनडीएस का अर्थ है, एनडीएस के अर्थ का स्वाद लेते हैं। आप पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ, सुनने से क्या हुआ, और क्या हुआ उसको देख सकते। तो क्या हुआ, बार बार यही कहा जा रहा है कि संबंधों में तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, जीवन में सुख की निरंतरता हो सकती है, और जो कुछ भी सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, ग्लोबल वार्मिंग से लेके जो कुछ भी अव्यवस्था है, और चाहे कोर्ट में है, चाहे बाजार में है, चाहे लोकतंत्र में है, सबका समाधान हो सकता है। इसके अर्थ का स्वाद लेते हैं। ये कौन सा सुख है, रुचि मूलक है, मूल्य मूलक है कि लक्ष्य मूलक है? लक्ष्य मूलक है और मूल्य मूलक है। ठीक है, तो रुचि मूलक तो हमारे पास पहले से जैसा था, कम ज्यादा था ही, लेकिन ये नया सुख मिलना शुरू हुआ, रुचि मूलक और मूल्य मूलक। रुचि मूलक मूल्य मूलक अर्थ का आस्वादन हुआ तो उससे एक काम तुरंत होता है, उससे हमारी सुखपूर्वक जीने की आशा बढ़ेगी कि घटेगी? एक आशा, सुनने से एक आशा प्रतीत होता है कि हाँ यार है तो अच्छी बात। आप उसका विश्लेषण करना शुरू करते हैं। अब ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, विश्लेषण करते हो, विश्लेषण के साथ में तुलन होता है, विश्लेषण करते हो। अब तुलन कौन सी दृष्टि से होगा? प्रिय हित लाभ से होगा कि न्याय धर्म सत्य से होगा? न्याय धर्म सत्य से होगा। तो वृत्ति में, तुलन में आस्वादन का नाम मन है, तुलन का नाम वृत्ति है, इसका नाम चित्त है, इसका नाम बुद्धि है। तो वृत्ति में न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा पहले से बनाई हुआ है। जीवन में वो अपेक्षा बनाई हुआ है कि संबंधों में तृप्ति पूर्वक कैसे जिए, सुख की निरंतरता कैसे हो जाए। तो जब आपने न्याय धर्म सत्य का आस्वादन किया, जो आस्वादन हो रहा है उसका विश्लेषण होता ही है, उसका तुलन होता है, तो जो पहले से जीवन में अपेक्षा बनी हुई थी वो अपेक्षा का पोषण होने लगता है। क्या बोलेंगे गुजराती में? पोषण मतलब पोषण बड़े, तो उसका पोषण होने लगता है। उसका पोषण होने लगता है तो यदि मैं जितने सुख से पहले जी रहा था उससे ज्यादा सुख से जीने की संभावना दिखाई दे रही है, तो उसका चित्रण भी होने लगता है। तो एक नया चित्र बनना शुरू हो गया। जैसे अभी यदि मैं आपसे कहूं तो कितने लोगों के मन में नई इच्छाओं ने, चित्रण मतलब इच्छाएं, कितने लोगों ये कह सकते हैं कि उनके भीतर नई इच्छाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया है? ठीक है, अपने नई इच्छा बोल के बताओ, क्या नई इच्छा बन रही है? क्या नई इच्छा बन रही है? इच्छा बनाना जो हमारे हाथ में नहीं है कंप्लीटली, उसमें बहुत सारा संयोग काम करता है। ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं और उनका बिजनेस या उनके काम बहुत बड़े हो जाते हैं। संयोग मतलब कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस तो मेरे को लगता है कि जिंदगी को विशाल बनाया जाए ये अपने हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में नहीं।
तो जिंदगी को बड़ा बनाया जाए, जिंदगी के साथ में फिर बिजनेस बढ़िया से किया जाए, जितना बड़ा हो जाएगा होता रहेगा। ये जो देखो अभी भी स्थिति है, जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं, बैठ जाओ, जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं, अभी हम स्वयं को शरीर मानते हैं। देखो बहुत बढ़िया विश्लेषण है, आप लोग के काम आएगा। आदमी को देखें तो आदमी में 3 चीजें हैं। आदमी के अंदर विचार होता है, आदमी के अंदर आदमी व्यवहार करता है और आदमी कार्य करता है। 3 चीजें हैं दुनिया के सभी मानव में है। इसमें से सबसे फास्ट फैलने वाली चीज कौन है? विचार। उससे कम कार्य। क्यों? विचार क्यों फास्ट फैलने वाली है? व्यवहार उससे कम क्यों है? कार्य उससे कम क्यों है? विचार एफर्टलेस, विचार अक्षय बल शक्ति है। तो बेसिकली यदि इसको कहा जाए तो टेक्निकली ये बोलेंगे कि विचार जीवन प्रधान है, विचार जीवन प्रधान है, व्यवहार मानव प्रधान है और कार्य शरीर प्रधान है। ये बात ध्यान में। जीवन अक्षय बल शक्ति संपन्न है, इसलिए कितना भी बोल लो, और बोलने के तमाम माध्यम। आज कोई वो वीडियो वायरल हो जाता है तो लाखों लोग एक दिन में देख लेते हैं। तो इसका मतलब है विचार से फैलना सबसे आसान है, व्यवहार से फैलना उससे कम है और कार्य से फैलना उससे कम है। हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? कार्य में मल्टीनेशनल, व्यवहार में 1 से 2 नहीं, एक रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। विचार की जगह में कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट, विचार एक भी पूरा नहीं है। क्यों ये स्थिति हो गई? हमने अपने आप को शरीर माना तो कुल मिला के जड़ संसार को ही सब कुछ माना और अपने फैलाव को जड़ संसार के माध्यम से किया, और जड़ संसार के माध्यम से ऐसा किया कि ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग फ्री में। क्योंकि मेरे को तो नंबर 1 बनना है। ये नंबर 1 होना अपने आप में एक रोग है, क्योंकि सारे नंबर 1 होना चाहते हैं। तो मैं आपको आपको टांग मार के गिरा दूंगा, कोई दूसरा आपको गिराएगा, कोई दूसरा मेरे को गिराएगा। हम सब एक दूसरे को गिरा रहे कि बना रहे? तो सही अर्थों में मेरा विचार यूनिवर्सल हो जाए, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो विचार यूनिवर्सल हो जाए, विचार फैल सके। अब फैलो, कितना फैलना है? मैं चाहता हूं कि सारा संसार सुखी हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे संसार को दर्शन सुनाना पड़ेगा। मैं कितना कर पाऊंगा? लिमिटेड ही कर पाऊंगा। तो फिर मैं दूसरे की टांग में टांग नहीं अड़ाऊंगा या उससे मैं द्वेष नहीं करूंगा। दूसरा करेगा तो मेरे को कैसे लगेगा? मेरा ही काम कर रहा है, मेरा सहयोगी है, तो द्वेष नहीं आएगा। और लास्ट में संसार से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? एक हेल्दी माइंडसेट लेके जाएंगे। और नहीं तो किसी ने मेरे को निपटाया और मैंने किसी को निपटाया, सारी जिंदगी निपटाने में लगे रहे और साथ में गंद फैला के समाज में चल दी। तो ऐसा हमको जब गहराई में जाएंगे तो हमारी थॉट प्रोसेस पूरी रीसेट होने वाली है। और बेसिकली अभी वर्तमान में भी हमारी थॉट प्रोसेस ही हमारे दुख का कारण है। ऐसा हमको पूरा का पूरा अपना सॉफ्टवेयर को रीसेट करना होगा, तब जाके हमारी जिंदगी में बड़े दरवाजे। तो खुशी तो होना चाहते हैं, बड़ी कंपनी बना के भी खुशी होना चाहते हैं, जबकि बड़ी कंपनी बनाने से खुश नहीं होते हैं। पहले पैसे कमाने के लिए लोगों का शोषण करते हैं, फिर दान देना शुरू करते हैं। क्योंकि आपको पैसा कमा के तृप्ति नहीं मिली, इसलिए दान देना आपकी मजबूरी है। ऐसे तमाम लोग हैं जो ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं कि उनका पैसा कहाँ लगाना है, क्योंकि उनको आदमी भी नहीं मिलता है।
क्योंकि आप ये भी चाहते हो कि आपके पैसे का अच्छा यूज हो जाए। तो ऐसी एजेंसीज हैं जो ऐसे लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराती हैं और बहुत मोटा पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ढूंढते हैं लोगों को, अच्छे लोगों को ढूंढते हैं, कहाँ अच्छे लोग मिले और कहाँ हम अपना पैसा उनके लिए इन्वेस्ट कराएं। तो मेरे को लगता है ये दोहरी मेहनत है। और हम कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और वो अपने आप फैलता चला जाए, अपने क्या दिक्कत। कभी जब IBM ने कंप्यूटर बनाया था तो उसने नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े हो जाए। इतनी डिमांड आ गई, इतनी डिमांड आ गई, उसको मजबूरी में सबको टेक्नोलॉजी देनी पड़ी। ऐसा बोलते हैं। तो हम कोई ऐसी इनोवेशन कर लें, ऐसी कोई बढ़िया चीज बना लें, वो फैल जाए तो अच्छी बात है। अब दूसरे को निपटा के फैले तो क्या फैले। पहले मार्केट में रेट इतना कम कर दिया सारी कंपनियां। अब देखो ये बायजूस नहीं, एलन आया, एलन के बाद दूसरा कौन आया, अभी फिजिक्स वाला, फिर एक वो आया आकाश था, आकाश वाले को टेक्नोलॉजी है ना। अब ये सब डबल रेट में पुराने लोगों के टीचर्स उठा लेते हैं। तो वॉर चलती है पूरी एक। क्या इस वॉर को बच्चे नहीं देखते हैं? माइंडसेट में तो वही आएगा। तो कहाँ कोई, तो या ये IIT से निकल जाए कि IIM से निकल जाए, माइंडसेट तो वही वॉर का है, दूसरे को निपटाने का है, अपने आप को स्थापित करने का है। तो अच्छे लोगों की मानसिकता ने समाज में गंदगी फैलाई। अब मैं अच्छे लोग नहीं बोलूंगा, प्रतिभाशाली लोगों की मानसिकता ने समाज में गंदगी फैलाई और खुद भी दुखी होकर चले गए। अभी कल किसी लड़के ने ट्वीट किया है और उस पर अब लोग बात कर रहे हैं 58 लाख का पैकेज है, पर मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ, मन नहीं लग रहा है, क्या पैसे से सुखी हुआ जा सकता है। अब लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। करो, अच्छी बात है, पर ये सच्चाई 58 लाख हो जाएगी, 58 करोड़ हो जाएगी, 58 अरब हो जाए, तुम्हारा अकेलापन 58 करोड़ से नहीं मिटेगा। तो ये आने वाले समय में बहुत तेजी से ये होने वाला है। ऐसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मासिस में ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा, यार पैसे से खुश नहीं हुआ जा सकता। ये आने वाला है अगले 10 से 20 साल, यंग जनरेशन में आ जाएगा। उसके बाद लोग सच्चाई को ढूंढेंगे। तो वो ट्वीट पे अपने वीडियो का लिंक भेज दो, आप भेजो। हाँ बिल्कुल, आप भेजो, और क्या, यही आपका काम है। देखो हम लोग मीडिया में रुचि भी नहीं है और उस तरह से हमारे को, हम एफिशिएंट भी नहीं। मैं कहीं भी नहीं रहता, ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं व्हाट्सएप पे भी। उसको ऐसा कर रखा है कोई मेरे को अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं करा सकता। मैं किसी के ग्रुप में ज्वाइन होऊंगा तो मेरी परमिशन से होऊंगा, और उसमें भी मैं एक ग्रुप में ही हूँ। अभी तक मेरे पास एक ही ग्रुप है 8 लोग का, बस हमारा जो कोर ग्रुप। मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं किसी फेसबुक पे नहीं हूँ, ट्विटर पे नहीं हूँ, जो कुछ होता है मेरे को पता भी नहीं, और मेरी रुचि भी नहीं। अब मैं बार बार खोल के देखता रहूँ, यार मेरे पास इतना टाइम नहीं, या मेरा ऐसा मन नहीं है ना। पर ये गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, इसकी जरूरत है। पर्पस के हिसाब से जोड़ के करेंगे तो ये सार्थक काम है। तो सही बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या माध्यम अपनाया जाए, क्या अकल लगाई जाए, करो जितना दम। हमारी जितनी योग्यता थी हमने किया, आगे आपकी पीढ़ी के ऊपर है कि आप क्या करो। बढ़िया, तो कहाँ पहुंच गए, है ना। तो इससे ये समझ में आया कि फिर एक एक चीज रिस्ट्रक्चर होगी। 3 महीने में क्या होगा, अब 3 महीने में ऐसे तमाम एक्सप्रेशन हमारे ध्यान जाएंगे, तमाम चीजें रीसेट होंगी और एक नई गाड़ी बन के निकलेगी। एक लाइन अटक जाए ना, वो जिंदगी का 20 साल ले जाता है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन, यही बात आ गई कि यार मेरे को इतनी बड़ी कंपनी बननी होगी तो बन ही जाएगी। और ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी बड़ी बन गई, उन्होंने सोच के बड़ी नहीं बनाई, उनसे पूछ के देख लो। और जो सोचे उनकी बड़ी नहीं बनी, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है। हमारा एक मित्र है, वो IIT, हमारा दोस्त का बेटा है, IIT मुंबई का पास है। अब वो IIT मुंबई में, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो ट्यूब आता है ना, ऐसे करते रहते, तो वो उसका ये धंधा था बस। अब कॉलेज से निकल के उसने इसी का बिजनेस शुरू किया और बहुत बड़ा हो गया। वो चाइना से क्यूब मंगा के क्यूब बेचता है।
तो ट्यूब वाला नाम है उसका, और नेटवर्क पे देखोगे तो शायद मिल जाएगा। अभी उसने शिविर किया है, शिविर करके उसने, उसकी वाइफ ने शिविर किया है, अभी सारे लोग मिलकर अध्ययन में लगे। हमारे बच्चों के लगभग 10-12 दोस्त हैं, जिसमें से 50% से ज्यादा IIT मुंबई से ही हैं, है ना। ये कोई लोग जाके नौकरी नहीं कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ले रखा है और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करके अपने घर गृहस्थी चला रहे हैं और खेत में पड़े, आधे खेत में पड़े, आधे रायपुर में पड़े, और आधे सोच रहे हैं कि उधर कैसे जाना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खेत में जाना कोई उपलब्धि की बात है, अपना मानसिक खेत हरा भरा हो जाए, फिर आप बेंगलोर में रहो कि कहीं भी रहो, इंग्लैंड में रहो, जहाँ रहना है रहो। चलिए, तो क्या हो गया, आप सुन के आए, सोच के आए कि मेरे को सुनना है, आपने अर्थ का, रुचि मूलक, मूल्य मूलक अर्थ का स्वाद लिया, विश्लेषण पूर्वक उसका तुलन हुआ, तो जो पहले से ही अपेक्षा बनी हुई थी न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की, वो अपेक्षा मेरी पोषित होते हुए दिखाई दी, उसका पोषण हुआ, तो मेरे को संभावना दिख गई कि ज्यादा सुखी हुआ जा सकता है, तो मेरा चित्रण बनना, नई इच्छाएं बननी शुरू हो गई। तो नई इच्छा बननी शुरू हो गई, तो इस तरह से नई इच्छा। तो सॉफ्टवेयर में पहला काम है, 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है श्रवण, पहला स्टेप श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधि ध्यासन, चौथा ये अध्ययन के 4 स्टेप्स है, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। निधि ध्यासन बताता हूं, निधि है, सीधी नहीं हो जाए, होना चाहती। देखो गलती नहीं है, आप माहौल देख देख के ना वही सब हमारे अंदर छप गया। निधि का मतलब क्या होता है, भंडार। निधि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो निधि, पॉलिसी नहीं आती है, निधि, निधि मतलब पूंजी, निधि मतलब पूंजी, बोलचाल की भाषा। तो पहले करते हैं, श्रवण का मतलब सुन पाए, श्रवण का मतलब सुनना, मनन का मतलब मान लिया, और निधि ध्यासन का मतलब अपनी निधि के पास बैठ गए, अपनी पूंजी के पास बैठना शुरू कर दिया। निधि ध्यासन, ध्यासन मतलब निधि, आसन, हाँ, अपनी निधि के पास बैठ गए, और अनुभव का मतलब है उसको पा गए। तो श्रवण की परिभाषा है, आज परिभाषा भी लिख लें श्रवण का, न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण है। न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण है। क्या मतलब, मतलब ये हम सुन पाए, इसका प्रमाण क्या है, सुना पाए। सुना कब पाओगे, जब वो लॉजिकली आपके अंदर सेट हो जाएगा। तो न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण है, मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, हो रहा है, हो गया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, हो गया, ये श्रवण है। श्रवण का मतलब मैं सुन पाया, सुन पाने का मतलब है अब मैं सुना सकता हूं, सुनाने का मतलब है कि मैं तर्क पूर्वक जो उसके लॉजिकल कनेक्शन है और जो लॉजिकल कंसिस्टेंसी है
मैं उसके तर्कपूर्ण तरीके से मैं उसको सुन पाया हूं और मैंने तार्किक तरीके से उसको अपने अंदर बिठा रहा हूं, बिठा लिया। अब सुन लिया तो क्या होगा, आप चालू हो गया आपके अंदर जज बैठ गया असली वाला। अब ये जज बैठ गया तो आप कुछ भी करते हो ये बोलता है क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ये न्याय नहीं है, ये ऐसे सुखी नहीं होगा। तो इसका मतलब है, अब आप देखो बहुत शानदार घटना और बड़ी घटना, क्या घटना, अभी मेरा कंपैरिजन ही मेरे को मार डालता है। ज्यादा वाले से कंपेयर करना, अपने आप को छोटा महसूस करना, अपने अंदर बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं बनाना, उन महत्वाकांक्षाओं के दबाव के नीचे दब के मर जाना। जैसे ये भी यही उन्हीं में से आती है, बड़ी कंपनी में ये सब वहीं से आता है। अब ये सोच लिया, अब इस चक्कर में आपकी फैमिली लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटी अब एकदम बदल गई। तो प्रायोरिटी बदल जाने से हम एक दूसरे का सपोर्ट पाके आगे बढ़ेंगे कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरे को यूज करेंगे। जब इस तरह का माइंडसेट रहता है तो एक दूसरे को यूज ही करना चाहते हैं, हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं ले रहे होते। और क्या चीज हमने सोच लिया, क्यों सोच लिया, वाकई में इसका कोई मीनिंग भी है कि नहीं है। बिल्कुल बच्चे की तरह ना, बच्चा रहता है ना, पुलिस वाले को देखते बोलता है मेरे को पुलिस वाला बनना है। मेरा छोटा भाई था, वो बोलता था मेरे को राष्ट्रपति बनना है। उसको नहीं पता था राष्ट्रपति क्या होता है। अखबार में, टीवी में उसने भाषण दिया होगा, घर में चर्चा होगी 10 बार, राष्ट्रपति राष्ट्रपति बहुत बढ़िया है, उसको लगा मेरे को राष्ट्रपति बनना है। ये कहीं से भी कुछ भी पोस्टर चिपक जाता है। तो अब क्या हुआ, अपने अंदर यदि श्रवण हो गया तो जो कंपैरिजन अभी चलता था, जो मेरे प्रिय हित लाभ का दूसरे के प्रिय हित लाभ के साथ जो कंपैरिजन चलता था, अब वो कंपैरिजन मुझ में शिफ्ट हो गया। मेरे प्रिय हित लाभ का मेरे न्याय धर्म सत्य के साथ कंपैरिजन शुरू हो गया। इसलिए जज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि तुलन जीवन में क्रिया है। ये क्रिया रुकने वाली नहीं है, ये क्रिया अक्षय बल शक्ति संपन्न है। तो क्रिया तो होगी, लेकिन क्रिया को दूसरे के साथ करना है कि अपने साथ करना है। तो मेरे प्रिय हित लाभ वाले सुख का कंपैरिजन मेरे न्याय धर्म सत्य के कंपैरिजन के साथ में होता है, तो कौन भारी पड़ेगा, न्याय धर्म सत्य भारी पड़ता है। तो मेरे विश्लेषण से, मेरे तर्क से ये निकल के आ जाता है कि इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है, इसको मैंने भोगा भी है। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने से सुख की निरंतरता हो सकती है, जितना इसमें तर्क लगाता हूं उतना ये स्वीकार हो जाता है। तो प्रिय हित लाभ पूर्वक जीना जीना नहीं है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही जीना है। इसका नाम मनन है। मनन का मतलब न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने को मान लिया। अब गियर चेंज हो गया गाड़ी का। जो गाड़ी अभी प्रिय हित लाभ की सड़क पे दौड़ रही थी, अब वो गाड़ी न्याय धर्म सत्य की सड़क पे दौड़ना चाहती है। प्रायोरिटी बदल गई। प्रायोरिटी बदलने से कंपैरिजन बदल गया। कंपैरिजन बदलने से जो बैगेज था चित्त पे, अपने आप को छोटा मानना, दूसरों को बड़ा मानना, दूसरों को सुखी मानना, अपने आप को दुखी मानना, है ना, ये लगातार कंपैरिजन होता था। ये कंपैरिजन की वजह से जो कॉम्प्लेक्सेस आते थे, कॉम्प्लेक्स के कारण जो कंफ्लिक्ट होते थे, उसके कारण जो भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता होती थी, ये सारा जखीरा खत्म होना शुरू हो गया और एक दूसरा काम शुरू हो गया। सूत्र है, जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए तन मन धन लगाता है। पहले प्रिय हित लाभ को महत्वपूर्ण मानता था, अब न्याय धर्म सत्य को महत्वपूर्ण मानता हूं, इसलिए मेरा तन मन धन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में लगना शुरू हो जाता है। इसका प्रमाण क्या होगा? घर में बैठ के 2 घंटे अपना ऑडियो वीडियो देख रहे हैं, आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। अब बात भी नहीं तो आपस में क्या करेंगे पति पत्नी? दोनों को एक दूसरे को पता ही रहता है, मैं ये बोलूंगी तो ये बोलेगा। पति को पता रहता है मैं ये बोलूंगी तो इसमें ये बोलेगी।
अब क्या बात करें पति पत्नी आपस में? अब हम कितनी बात कर सकते हैं? 8 दिन से बात कर रहे, 5 दिन से बात कर रहे, और लगातार मैंने पहले दिन कहा कुछ मानने के लिए नहीं कहूंगा, कुछ उपदेश नहीं दूंगा, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, फिर भी बात हो रही कि नहीं हो रही? और बहुत पावरफुली हो रही है ना, और हमको जिंदगी के उत्तर मिल रहे। इसका मतलब है फिर हम पति पत्नी घर में बैठ के चर्चा कर सकते हैं। हमारी शादी हुई थी तब हमारा भाव और विचार की स्थिति कैसी थी, मैं किन किन चीजों से डरता था, किन किन चीजों की असुरक्षा मेरे अंदर थी, किन किन कहाँ इंद्रियों के दबाव मेरे अंदर थे, कैसा तुमने मेरे को सहयोग दिया, है ना, कैसा मेरी कौन कौन सी जगह से मैं बाहर निकल के आ गया, कौन कौन सी जगह अभी भी बाकी है, हम मिलके कितना उपयोगी हो सकते हैं, और मिलके क्या करेंगे, कितनी सारी बात हो सकती है। अब मेरी वाइफ होती है तो मेरी वाइफ से मैं क्या बोलता हूँ, शिविर कैसा चल रहा है, आज क्या चर्चा हुई, कितने लोग हैं, आगे क्या प्रोग्राम है, मैं भी पूछ लेता हूँ खेत कैसा चल रहा है, आज क्या काम किया, तुमको पता रहता है एक दूसरे को। अब आप अपनी वाइफ की बात कर ही रहे हो तो एक सवाल आया कि क्या आप घूमने जाते हो या कि आप इसके अलावा और क्या करते हो? क्या होगा? क्या मतलब? हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है भाई। तो मैं गिर में रह के गिर नहीं गया, गिर में फॉरेस्ट में शिविर करता हूँ। क्या देखना कुत्ते बिल्ली का? मानव हो के हमको कुत्ते बिल्ली देखने में मन लगता है तो यार कहाँ जाओगे? सब जगह वही पेड़ पौधे हैं, वही पहाड़ है, वही पशु पक्षी हैं, वही सड़कें हैं, वही शहर है, क्या देख लो? देखना है तो खुद को देखो, फिर देखना है तो अकेले कभी नहीं जाते। फिर एक बार वाइफ गुजरात में आना हुआ था तो वाइफ के साथ घूमने का प्रोग्राम बना लिया। तो हम क्या वो सोमनाथ द्वारका है ना, ऐसा सब। और सोमनाथ मंदिर में इसमें क्या देखना बोलती है तो चल अपने काम कर रही है। जब एक दूसरे को देख लिए रहते हैं ना तो मन तो एक दूसरे के साथ ही, अरे एक दूसरे के साथ मन लगाने के लिए पहाड़ पे जाते हैं क्योंकि घर में देख नहीं पा रहे एक दूसरे को, भ्रम रहता है कि वहां जाके देख लेंगे, वहां से लड़के आ जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं घूमो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन घूमते समय भी क्या करेंगे? हम सही अर्थों में एक दूसरे के साथ जीना ही चाहते हैं, वो जगह उसमें बहाना बन जाए ऐसा चाहते हैं। मानव मानव के साथ जी के ही तृप्त रहता है, दीवारों के साथ जी के तृप्त नहीं होता है। वो लोग वो स्टेचू देखने जाते हैं ना, क्या वो, मैं खड़ा होकर वहां ऑब्जर्वेशन कर रहा था, वहां भी मैं वाइफ के साथ ही चढ़ गया था। वाइफ रहती है तो कहीं जाता हूँ, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाता। आपकी वाइफ आपको घुमाती है? नहीं, वो भी नहीं घुमाती है, मैं उसको घुमाने की कोशिश करता हूँ पर वो घूमती नहीं। उसको इस सब में कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट है नहीं। तो मैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गए, तो वहां स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में देख रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। तो लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में लगा रहे हैं 5 मिनट, बाकी तो फिर वो चालू हो गया सेल्फी। उसके बाद डोसा खाने में और बाकी खाने में लगा रहे हैं 2 घंटे। तो वहां तो डोसा ही खाने जा रहे हैं, एंजॉय तो डोसा ही कर रहे हैं। देखा एक बार, अच्छा चलो अब चलते हैं। 4000 आदमी उसमें 300 दिन काम किए, है ना। उसके बाद 4000 करोड़ लगा। आदमी नजर उठा के देखता, अच्छा अच्छा चलो अब चलो। 5 मिनट में नहीं बढ़ जाता, रुक के दिखाऊंगा 5 मिनट से ज्यादा। ये ताकत है जीवन। जीवन नहीं टिकता भाई कहीं, वो कहता है निरंतर चाहिए, हो गया, इसमें और कुछ नहीं। तो सार यही है कि आदमी को जीने का मजा आदमी के साथ है, आदमी को जीने का मजा अपने भाव और विचार के साथ है, आदमी को जीने का मजा अपनी संभावनाओं के साथ है,
है ना, उस विस्तार के साथ है, जिस विस्तार को मैं पाना चाहता हूँ, जिस उपयोगिता को मैं जीना चाहता हूँ। बाकी सब टाइम पास है। मन नहीं लग रहा है तो कहीं भी घूमने चले जाओ, 4 दिन बाद लगता है छोड़ अब घर चल, बाकी बहुत हो गया, इतना ही अच्छा था तो चले जाओ यार, वहीं रहो जाके। मसूरी घूमने जाते हैं, मसूरी वाले तो सुखी हो गए होते हैं अभी तक, मसूरी वाले दिल्ली आते हैं। तो कहीं जाके सुखी नहीं हो जाएंगे, खुद को पाके सुखी हो जाएंगे। कहीं जाके सुखी नहीं होते हैं, खुद को पा लेते हैं तो सुखी होते हैं, अपनों को पा लेते हैं तो सुखी होते हैं। बढ़िया। तो अपने को पाया जाए, अपने को पाने के लिए प्रकृति में अनुकूलता बनती है तो बिल्कुल किया जाए। कुल मिला के काम तो उतना ही है कि अपने को पाना है। चलिए, तो कहां पहुंच गए? श्रवण हो गया, मनन हो गया। मनन का मतलब क्या बोल के बताओ, श्रवण का मतलब बोल के बताओ। न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक हो जाए। तो अपने को पहले सब साथ साथ ही होता है, तो साथ साथ ही होता है। तो फिर ये सब बदलने से, तो एक बार तो इसमें क्या हो गया, फिर प्रायोरिटी बदल गई। प्रायोरिटी बदलने से तन मन धन का नियोजन बदल गया। तो फिर हम प्लान करने लगे, हमको 3 महीना लगाना है, 2 घंटे रोज घर में लगाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर सारा जुगाड़ जो भी कुछ है, अपनी जिंदगी का रास्ता हम ही को तय करना है। ये होने से न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की इच्छा पैदा हो। मनन होने से न्याय धर्म सत्य प्रायोरिटी में आ गया, लेकिन अभी कंटेंट है नहीं। तो न्याय धर्म सत्य की कल्पना का, न्याय धर्म सत्य की कल्पना का न्याय धर्म सत्य रूपी वास्तविकता के साथ में तदाकार हो जाना साक्षात्कार। उसके पहले, इसके पहले एक बार फिर से नीचे आते हैं। जब मैं स्वयं को शरीर मान के जी रहा हूं तो तुलन कितना जी रहा हूं? 6 में से कितनी दृष्टि जी रहा हूं? 3। तो तुलन आधा। तो भ्रमित मानव कितने में जीता है? भ्रमित मानव कितने क्रिया में जी रहा है? 1 2 3 4 आधा। तो भ्रमित मानव 10 क्रिया में से 4.5 क्रिया में जीता है। इसका नाम जिंदा रहना है, इसका नाम संवेदनहीनता संवेदनशीलता है, इसका नाम अमीरी गरीबी है, इसका नाम शिक्षित अशिक्षित है, इसका नाम चांद पे जाना है। कुल कहानी इतनी है। तो भ्रमित मानव 4.5 क्रिया में जीता है। ऊपर की जो ये क्रियाएं हैं, इसलिए कहा था कि ऊपर वाला माला खाली रहता है। गलत नहीं कहा।
10 में से 4.5 क्रिया ही व्यक्त होती है, 5.5 क्रिया चुप रहती है, ब्लैंक रहता है, इसी को बोल रहे हैं कि ऊपर वाला माला खाली रहता है ना। बुद्धि नाम की चीज हमारे पास नहीं है, केवल लॉजिक और मेमोरी को हमने प्रयोग किया है। तो इस रूप में ये कहा। अब फिर से वापस आ जाइए। श्रवण होने का मतलब सॉफ्टवेयर चित्रण में डाउनलोड हो गया। मनन होने का मतलब न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही जीना है, ये प्रायोरिटी में आ गया। प्रायोरिटी में तो आ गया, इच्छा तो पैदा हो गई, लेकिन कंटेंट हमारे पास नहीं है। तो फिर अध्ययन की आवश्यकता बनती है कि कंटेंट मेरे अधिकार में आ जाए, कंप्लीटली मेरे अधिकार में आ जाए। तो ये कंटेंट की आवश्यकता बनने से तो क्या बोला, साक्षात्कार क्या है? न्याय धर्म सत्य की कल्पना का, न्याय धर्म सत्य रूपी वास्तविकता के साथ में तदाकार हो जाए। क्या मतलब? जैसे एग्जाम्पल लेते, जैसे हमने जीवन के बारे में कल कुछ बात किया। जीवन क्या चीज है? माइक। सुन है, ये खालिस्तान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। और ऊर्जा स्वरूप में होने मात्र से ये पूरी सृष्टि प्रकट है, ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। इसका नाम अनुभव। हम सारे शब्दों को काफी सस्ते में यूज कर लेते हैं। यहां अनुभव का मतलब ऐसा, आपका अनुभव का मतलब मैंने चाय पी, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, आप बोल सकते हैं। लेकिन यहां अनुभव का मतलब थोड़ा ऊंचा है। मन लगाना होगा। और मैं बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ, शायद मेरी सारी जर्नी में ये पहली कोई शिविर होगी जिसमें समाज के इतने बुजुर्ग या इतने सारे सीनियर सिटीजन के आसपास पहुंचे हुए लोग किसी एक साथ जिम्मेदारी के साथ बैठे। देखिए, दुखद ये है कि सीनियर सिटीजन नहीं चल रहे हैं। सीनियर सिटीजन चलेंगे तो पूरा समाज चलेगा। समाज के बड़े जिस काम में रुचि लेते हैं, धीरे से फिर बाकी लोग उस काम में ध्यान देने लगते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। मेरे को लगता है कुछ बढ़िया किया जाए। हम ब्रेक करें, चलिए। वैसे पूरा कर दूं, है ना? पूरा कर दूंगा तो ये बात पूरा हो जाए। तो कहां पहुंच गए? तो मैं कह रहा था साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या है? जैसे जीवन के बारे में कहा कि जीवन मैं एक वास्तविकता हूं, मैं अपने आप में परमाणविक स्वरूप में हूं, और मैं इच्छा गति से
शरीर के कोशिकाओं के पोलेपन से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, है ना, सारे उसके आकार से आयतन से गुजरता हूं और पुंजाकार रूप में शरीर चलाता हूं। ये बोलने से आपके अंदर मैं का चित्रण कैसा हुआ? पहले जब सेल्फ बोलते थे तो क्या ध्यान में आता था? शरीर और नहीं तो ब्लैंक। आत्मा बोलने से हम पकड़ नहीं पा रहे थे यार क्या चीज की बात कर रहे हो। आस्था है आत्मा के प्रति, लेकिन चीज क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हमारी रोजमर्रा की आस्था हमारी भाव में है, भाषा में है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मा नहीं आ रही। अब जैसे ये सूचना मिली कि जीवन क्या चीज है, अब ये बहुत प्राइमरी लेवल की सूचना है। जब इससे अगले लेवल का शिविर करेंगे तो हम बहुत गहरे जाके बात कर पाएंगे और ज्यादा अच्छी बात कर पाएंगे। तो अब मैं पहचानने लगा, अच्छा ये शरीर है और शरीर के आकार का ही पुंजाकार स्वरूप में मैं हूं और मुझ में ये सोचने समझने की असीम ताकत है। मैं शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर को टच नहीं करता हूं। कितनी अद्भुत बात है, इतनी सूक्ष्म वास्तविकता जो शरीर की कोशिकाओं के पोलेपन से गुजरता है लेकिन कहीं भी शरीर को टच नहीं करता। मैं शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से अलग हूं। जितनी जितनी भाषा से ये क्लैरिटी आती जाएगी, लॉजिकल क्लैरिटी आती जाएगी, तर्क से इसको हम जितना समझते जाएंगे उतना अपने आप में इसका एक क्लियर पिक्चर अपने अंदर बनता रहता है। जैसे मैंने भैंस देखी तो मेरे को भैंस का चित्रण है ना, गाय देखी है तो गाय का चित्रण, पिराना में हम 7 दिन रहे हैं तो पिराना में जगह जगह क्या है हमको पता है। तो जितना चित्रण स्पष्ट होता जाता है और जितना उसको देखने की ताकत और देखने की इच्छा बढ़ती जाती है उतना मैं उसको महसूस करने लगता हूं और कोई दिन पहचान लेता हूं कि हाँ ये तो है। ये पहचान लेना तो जीवन को एक लेवल है शब्दों से सुनना, एक लेवल है शब्दों से बोलना, एक लेवल है उसकी अनुभूति होना। दोनों में फर्क है कि नहीं? तो अनुभूति का नाम साक्षात्कार। तो इस तरह से मैं न्याय को समझ पाया। न्याय को कैसे समझ पाया? मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध की पहचान और आपस में जो निर्वाह करते, पूरी प्रकृति में सारी इकाइयां व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचानती हैं। मानव भी अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में एक दूसरे को पहचानता है, निर्वाह करता है, इसका नाम न्याय है। तो मैं खून के संबंधों में केवल देखने की बजाय एक लार्जर कैनवस पे देखता हूं। वो लार्जर कैनवस पे जब मैं देख रहा हूं तब मैं मानव को अलग निगाह से देखता हूं। तब मैं उसको केवल शरीर से नहीं देखता हूं, उसके भाव और विचार की जर्नी से देखता हूं, एक संबंधी के रूप में देखता हूं। अभी मैं किसी को देखता हूं तो मेरे को क्या दिखाई देता है? शरीर। शरीर दिखाई देता है तो मैं शरीर हूं। और दूसरे को देख के अपनापन महसूस होता है, संबंधी के रूप में दिखाई। देखो पुराने लोगों ने तो किया ना, घर में वो बाई भी काम करने आती थी तो उसको चाची बोलते थे, है ना। या कोई माँ जैसी है, कोई बहन जैसी है, कोई चाची है, कोई पिता जैसे हैं, बुजुर्ग हैं, बाबा बोल देते थे, चाचा बोल देते थे। बस में भी कोई आता था सामान बेचने तो उसको चाचा बोल देते थे। तो इसका मतलब है उम्र के हिसाब से हम उन रिश्तों में आदमी को उस जगह में रख लेते थे। तो इसका मतलब है जब मैं उन चीजों को पहचान लेता हूं, इसका नाम साक्षात्कार है। साक्षात्कार का स्वीकार हो जाना, साक्षात्कार का स्वीकार हो जाना बोध है। अब जो साक्षात्कार में आ गया वो बोध में आ गया, जो बोध में आ गया वही वापस संकल्प में आ गया। अब क्या हो गया? अभी तक चित्रण कहां से हो रहा था? 4.5 क्रिया में, सारे शरीर से। अब चित्रण कहां से होगा? अब संकल्प में मटेरियल आ गया तो संकल्प के अनुसार साक्षात्कार, उसको चिंतन बोलते हैं। अब इसके अनुसार अब चित्रण यहां से डिस्कनेक्ट हो गया। समझ से इच्छाएं बनने लगी, समझ से इच्छाएं बनने लगी। अब इच्छाएं
बाहरी दबाव से, किसी को देख के, किसी से प्रभावित होकर नहीं बन रही है। इच्छाएं यहां से बनने लगी, क्या इच्छाएं सही होंगी कि गलत होंगी? सही होंगी। इच्छाओं का तो संकल्प साक्षात्कार बोध के आधार पे इच्छाओं का बनना अब बुद्धि बताने लगा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बुद्धि के अनुसार चित्त चलेगा, बुद्धि के अनुसार चित्त चलेगा, इसका नाम संतोष। चित्त के अनुसार वृत्ति चलेगा, इसका नाम शांति है। और वृत्ति के अनुसार मन चलेगा, इसका नाम आशा है। और आत्मा के अनुसार बुद्धि चलेगी, इसका नाम आनंद है। आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहेगा, इसका नाम परमानंद है, इसी का नाम स्वर्ग है। आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहता है, ये परमानंद है। आत्मा के अनुसार बुद्धि काम करती है, ये बुद्धि में आनंद है। बुद्धि के अनुसार चित्त काम करता है, ये चित्त में संतोष है। चित्त के अनुसार वृत्ति काम करता है, ये विचारों में शांति है। वृत्ति के अनुसार मन काम करता है, ये मन में सुखी होने की आशा है। मन के अनुसार शरीर काम करता है, इसका नाम उभय तृप्ति है और व्यवसाय में समृद्धि है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।